राहुल ने ये बात भारत जोड़ो यात्रा में बहुत स्पष्ट तरीके से हमें दिखाई है कि किस तरह से सबका हाथ पकड़ के वो चल रहे हैं। मैं गालियाँ देने में मानता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि गाली गलौज की भाषा शुरुआत किसने की, ये जानकारी होना भी ज़रूरी है कि चुनावी प्रचार में अश्लील भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, ये बात इसका जवाब भी तो मांगना ज़रूरी है। कांग्रेस कमज़ोर हुई है इसलिए इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और वो किया। और कांग्रेस कमज़ोर क्यों हुई? कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं, कांग्रेस कमज़ोर हुई है तो कार्यकर्ता की निष्क्रियता के कारण। क्यों राज्य स्तर के ऊपर हम इतने लाचार होकर बैठ गए? क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि उस जमाने का कार्यकर्ता पार्टी का वफादार हुआ करता था, आज का कार्यकर्ता नेताओं का वफादार हो। दोबारा आने का ये मौका दिया क्योंकि बापू की जीवन के बहुत अहम काल में वो यहाँ पर आकर रहे थे और बहुत परेशानियों का दौर था, परेशान वक्त में वो आए थे, लेकिन उन्होंने उनकी स्मरणिका में जो एक बात लिखी है वो मुझे आज तक याद है और मैं हमेशा उसको अपने दिमाग में उसका एक चित्र खड़ा करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि दिन भर के काम के बाद जब थक कर मैं आता था तो शाम को सदाकत आश्रम से गुजर के गंगा किनारे पर जाकर बैठ जाता था और शांति प्राप्त करता था और मेरी पूरी दिन की थकान दूर हो जाती थी गंगा मैया के तट के ऊपर। और मैं यहाँ आते वक्त मैं देख रहा था और मैं अपने दिमाग में वो चित्र वापस जीवंत करने की कोशिश कर रहा था कि कैसा माहौल रहा होगा कि जब बापू जाके वहाँ बैठते होंगे और सुकून प्राप्त करते होंगे। और कई पत्र वहाँ से वहीं बैठकर उन्होंने लिखे थे। वो जो समय था 47 का, जब बापू बिहार में शांति यात्रा के लिए आए थे और शांति प्रस्तावित करने का काम कर रहे थे, उस वक्त और आज के दौर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तब भी नफरत इस मुल्क पे हावी होती हुई दिखाई दे रही थी और उसका अंजाम हम भुगत रहे थे। आज भी नफरत की राजनीति की सफलता हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। और उस ऐसे दौर में हमने हमारी धरोहर जो गांधी ने दी हुई हमारी विरासत है उसका ही सहारा लेना ज़रूरी हो गया है। पिछले 3 दिनों से मैं पटना में हूँ और सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ एक विचार विमर्श चल रहा है कि यहाँ से आगे हम किस तरह से नफरतबाजों के खिलाफ काम कर सकें। तब बार बार यही बात जहन में आती है कि हमने हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसका सहारा लेना पड़ेगा। उस समय बापू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार में एक और गांधी चला, सरहदी गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्होंने बापू जब नोआखली में थे तब भी अकेले हाथों यहाँ शांति प्रस्तावित करने का काम गंगाग्रस्त इलाकों में जाकर, जिलों में जाकर शुरुआत उन्होंने की थी। और बापू ने नोआखली से ये इत्मीनान जाहिर किया था कि अगर खान साहब पटना में बिहार में हैं तो मैं निश्चिंत रह सकता हूँ, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा असरकारक काम वो कर सकते हैं। और पटना की कई सभाओं में उन दोनों गांधी ने साथ मिलकर शांति का पैगाम जो दिया, उसी का नतीजा था कि 75 साल तक इन नफरतबाजों की हिम्मत नहीं हुई थी कि नफरत फैलाने का, नफरत का जहर
हमारे संसार, हमारे समाज में फैलाने की हिम्मत भी वो कर सके, क्योंकि वो आवाज़ें अब तक गूंज रही हैं। अब जब वो क्षीण होती जा रही है, तब हमने उन आवाज़ों से चेतना प्राप्त करके इनके खिलाफ मोर्चाबंदी करके लड़ना होगा, और इसमें सबका साथ लेना बहुत ज़रूरी है। राहुल ने ये बात भारत जोड़ो यात्रा में बहुत स्पष्ट तरीके से हमें दिखाई है कि किस तरह से सबका हाथ पकड़ के वो चल रहे थे, सबको नज़दीक कर रहे थे, किसी को धुतकार नहीं रहे थे। जो लोग नफरत के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखा रहे थे, उनका साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उनका हाथ पकड़ कर चला रहे थे। ये एक मैसेज था हम सब के लिए कि आने वाली लड़ाई हमने कैसे लड़नी है। अकेले लड़ने जाएंगे तो उनके लिए हमें तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, और इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे साथ जिनके विचारों का जो मिलाव है, उन सबको हम एक साथ लेके चलें, और स्वतंत्रता संग्राम से हम इस बात का एक मिसाल दें, उदाहरण दें और प्रेरणा दें ये करने के लिए। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो हमारा योगदान है स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, उसकी ताकत हम उपयोग में लाए। आज संघ परिवार के लोग जिनके पास एक भी प्रेरणादायक नेता नहीं है, वो मारे मारे फिर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को अपने दिखाने के लिए, छीनने के लिए। उनको जिनका भी प्रदर्शन करने जाते हैं, उनके मूल, उनकी जड़ कांग्रेस में है। ये जो कांग्रेस की ताकत है, उसको हमने समझना चाहिए, उसके हमने फ़ायदा उठाना चाहिए कि वो कितने मजबूर और लाचार हैं कि जो कभी उनके नहीं थे, उनकी गोद में जाके उनको बैठना पड़ता है और नाटक करना पड़ता है कि हम उनके कितनी भक्ति करते हैं, जबकि कभी भी उनकी भक्ति उन्होंने की। सरदार पटेल ने हिंदू राष्ट्र को एक पागलपन कहा, और सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बापू की हत्या के बाद प्रतिबंध लगवाया, बैन लगवाया। भले कितनी ही ऊंची प्रतिमाएं उनकी बांधकर उनकी भक्ति का उदाहरण देने की कोशिश की जाए, सरदार पटेल का कद किसी मूर्ति की ऊंचाई के साथ नापने वाले सरदार पटेल की अहमियत को समझ नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि सरदार पटेल ने जो किया इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए, वो किसी प्रतिमा की ऊंचाई के बराबर नहीं था, उसे कई गुना वो गगनचुंबी काम करके गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भले ही उन्होंने दिल्ली में लगवाई, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के थे और हमेशा कांग्रेस के साथ वो रहे। वो इसीलिए उनसे, कांग्रेस से उनको किनारा करना पड़ा, क्योंकि उनका रास्ता उन्होंने अलग चुना। कांग्रेस ने अहिंसा का मार्ग अपनाने का ठान लिया था, नेताजी को हिंसा का मार्ग अपनाने की ज़रूरत महसूस हुई थी, और इसलिए उन्होंने कहा था कि साथ साथ रह के हम नहीं चल सकते, लेकिन मैं मेरे तरीके से और आप अपने तरीके से काम करेंगे तो हमारी मंजिल एक है। भले कांग्रेस से कोई भी छूटा, कोई भी दूर हुआ, लेकिन उनकी मंजिल एक थी, और आज जो लोग उनको अपना दिखाना चाहते थे, उनकी मंजिल कभी भी आज़ादी नहीं थी। वो आज़ादी के दिन तक अंग्रेज की ही गोद में बैठे हुए थे, अपने रहनुमाओं की सेवा करते। ये बात उनको जानते हैं, वो लोग जानते हैं, पर हमने आज के समाज को ये भुलाने नहीं देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को जाके कहें कि ये बात क्या करते हैं। आज़ादी हमने प्राप्त की, आज़ादी हमारे खून से सींची गई है, हमारे पसीने का, इसकी नींव में हमारा पसीना है, खून है, हमारे पूर्वजों का बलिदान है, कुर्बानियाँ। ये लोग एक तो कुर्बानी दिखाते कि जो आज़ादी के लिए की थी। बापू की हत्या करने का कारण क्या बताते हैं कि विभाजन जो बापू ने करवाया, उसके लिए उनकी हत्या हमें करवानी पड़ी।
तो विभाजन रोकने के लिए कहीं इनके नेताओं का एक भी भाषण, एक भी निवेदन, एक भी तकरीर दिखा दे तो मैं कहूँ कि मुझे इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, एक भी मिसाल दिखा देंगे, नहीं दिखा पाएंगे। पर फिर भी बापू की हत्या को जायज़ ठहराने के लिए बड़ी तकरीरें आज करते रहेंगे। झूठ बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि झूठ का तो कोई वजूद नहीं होता, और ये बात हमारे प्रधानमंत्री से ज़्यादा कोई जानता नहीं है कि झूठ का फायदा कितना उठा सकते हैं। ये शोभा देता है क्या? मैं गालियां देने में मानता नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि गाली गलौज की भाषा शुरुआत किसने की, ये जानकारी होना भी जरूरी है कि चुनावी प्रचार में अश्लील भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। ये बात इसका जवाब भी तो मांगना ज़रूरी है ना। अगर आज उनको जाकर हर इलेक्शन रैली में ये गिनवाना पड़ता है कि विपक्ष मुझे कितनी गालियां देता है, तो जब गुजरात में थे तब से चुनाव प्रचार में जो अभद्र भाषा का प्रयोग वो करते थे, तब उनको याद नहीं आता था कि ऐसी भाषा नहीं बोली जाती, और हमारी परंपरा हो तब उनको याद नहीं आती। ये सारी चीज़ हमने उनको बार बार बताना ज़रूरी है, और इसीलिए आज एक जो आवाज़ दम के साथ उठती है, जो हमें कहती है कि डरो मत, उस आवाज़ को ज़्यादा बुलंद करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। वो आवाज़ है राहुल गांधी की आवाज़ पर हमने ये काम नहीं किया तो आज़ादी का जो ये दूसरा संग्राम हमें लड़ना पड़ रहा है 75 साल के बाद। 75 साल कोई खास लंबी उम्र नहीं होती, लेकिन 75 साल में जो इन लोगों ने करके दिखाया है वो हमारे लिए चिंताजनक है कि 75 साल पहले जिनका अपने घरों से बाहर आना मुश्किल था, जो कांपते थे, डरते थे घर के बाहर निकलने, वो आज सत्तारूढ़ कैसे हो गए? वो हमारी निष्ठुरताओं के कारण हुए। कांग्रेस कमजोर हुई है, इसलिए इन लोगों ने उसका फायदा उठाया और वो किया। और कांग्रेस कमजोर क्यों हुई? कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस कमजोर हुई है तो कार्यकर्ता की निष्क्रियता के कारण कमजोर हुई। मुझे ये कहने से दुख होता है कि कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपना फर्ज भूल गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये याद रखना जरूरी है कि उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी पक्ष के साथ होना जरूरी है, नेताओं के साथ नहीं। जब तक ये याद नहीं रखेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता कि वो पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ता नहीं है, तब तक इस पार्टी को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। 75 साल पहले भी देखें तो आज से भी ज़्यादा दिग्गज नेता कांग्रेस में थे। बिहार कांग्रेस का ही उदाहरण ले लीजिए। अभी मैं आया तो बाहर कांग्रेस अध्यक्षों का जो लिस्ट लगा है उसको मैं देख रहा था। आज की सरकारों में बैठे हुए, राष्ट्रीय सरकारों में बैठे हुए अपने आप को नेता कहलाने वाले लोगों से बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा वाले लोगों का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दर्ज है इस बोर्ड पे। बिहार में, सिर्फ एक राज्य बिहार में से इतने सारे नेता कांग्रेस ने दिए हमको, राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। उनकी परंपरा को आगे ले जाने की ज़रूरत है, उनकी किरदारों को समझना ज़रूरी है। 75 साल में उनकी कुर्बानियों को भुला नहीं देना चाहिए। बारी साहब जो कुर्बान हो गए हमारे राष्ट्र के लिए, उनकी शहादत को याद करना ज़रूरी है। राजेंद्र बाबू जो चंपारण से लेकर बापू के साथ रहे हमेशा, आज मुझे किसी ने कहा कि उनके स्मारक की हालत खस्ता है। ये पटना के लिए बहुत शर्म की बात है कि राजेंद्र बाबू जैसे के स्मारक की हालत पटना शहर में इतनी खस्ता होने दी गई। अगर हम हमारी
धरोहर को नहीं संभालेंगे तो कौन आएगा हमारी धरोहर संभालने? इन सब चीजों का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण बाबू ऐसे नेता, आप गिनते रहे, नाम गिनते रहे, आप थक जाएंगे, लेकिन वो नाम की लिस्ट कम नहीं होगी। ऐसे नेता 75 साल पहले हमारे पास थे, हमारे साथ थे। आज क्या हो रहा है? क्यों राज्य स्तरीय स्तर के ऊपर हम इतने लाचार होकर बैठ गए? क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया है कि उस जमाने का कार्यकर्ता पार्टी का वफादार हुआ करता था, आज का कार्यकर्ता नेताओं का वफादार होकर बैठ गया। उस वक्त नेता कार्यकर्ताओं की ताकत पर नेतृत्व करते थे, आज कार्यकर्ता नेताओं से मिलने वाले थोड़े बहुत कुछ लाभ के कारण कार्य करने का काम करता रहता है और इसीलिए पार्टी को कमजोर करता है। और इसीलिए जब नेता कहीं और चले जाते हैं तो कार्यकर्ता उनके साथ चले जाते हैं। वफादारी कहाँ है? ये बात हमने समझनी जरूरी है। और खास करके जब हम अंदर अंदर आपस में बात करते हैं तब इन बातों को जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर विचार होना बहुत ज़रूरी है। वरना राहुल बोलते रहेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाले कोई मिलेंगे नहीं। भारत जोड़ो यात्रा ने एक बहुत बड़ा और शानदार हमें एक प्रमाण दिया है कि क्या हो सकता है, निर्भय कैसे बन सकते हैं हम। पर वो फायदा कितने दिन टिकेगा अगर उसके बाद ये पक्ष उस फायदे को दुगना चौगुना करने में कार्यरत नहीं होगा तो क्या फायदा रहेगा। ये लड़ाई सिर्फ 2024 की नहीं है, 2024 में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये लड़ाई हमें उस वक्त तक लड़नी पड़ेगी जब तक इन नफरतबाजों को हम देश निकाला ना दें। ये लड़ने की ताकत, ये लड़ने का जुस्सा, ये लड़ने की हिम्मत हम सब में आनी बहुत ज़रूरी है। और ये हमने किया है, ऐसा नहीं है कि नए तौर पे हमें सिखाने की ज़रूरत है। 75 साल पहले मिली हुई आज़ादी कुछ चंद नेताओं के कारण नहीं मिली थी, वो लाखों भारतवासियों के, भारत के नागरिकों की ने जिन्होंने आज़ादी को अपना फर्ज समझकर उसके लिए काम करना ठाना, उनकी कुर्बानियों के कारण मिली। वो सब उस शेर के उतने ही हकदार थे जितना सेनापति के सर पर चढ़ने वाला मुगट, जीत का मुगट जो था। वो आज भी उसी तरह से हमें लड़ना होगा। आज की लड़ाई और भी कठिन है क्योंकि उस वक्त तो हमें विदेशियों से लड़ना पड़ा था। विदेशियों से लड़ना आसान होता है, आज हमें अपने ही लोगों से लड़ना है, क्योंकि आज हमारे ही बीच में रहे हुए गद्दार इस मुल्क को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और हमें इस मुल्क को बचाना है। और इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि बापू का कत्ल किसने करवाया है और कौन सत्ता में बैठा है। आज ये कह देना बहुत आसान है कि वो गांधी के देश में गोडसे का राज। ये याद रखना जरूरी है कि अगर गोडसे आज राज कर रहा है तो उसने लोकतांत्रिक जो पूरा तंत्र है उसी का उपयोग करके सत्ता छीनी। कहीं बाहर से आके अपने सर पे बैठ नहीं गए, हमारे ही कारण ये बना है। ये वक्त आ गया है कि हम खुलकर ये बात करें कि गांधी की हत्या किसने करवाई, और जरा भी इसमें झिझके नहीं कि गांधी की हत्या आरएसएस, हिंदू महासभा और सावरकर ने मिलकर करवाई थी। गोडसे महज एक हत्यारा था। ये बात स्पष्ट तरीके से कहनी चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। अगर पुरावा मांगा जाए तो पुरावा उनसे मांगो कि निर्दोष होने का पुरावा लाके दिखाओ। हम तो जानते हैं कि वो दोषी है, निर्दोष साबित करना है तो पुरावा आप लो। हम क्यों पुरावा?
हम जो जानते हैं, जो सत्य है वो बोलते हैं, उसमें हमको डर नहीं लगता। आपकी सच्चाई छुपाने के लिए अगर आपको चाहिए तो जाओ पुरावा ले आओ। उनके पास पुरावे नहीं है, इसलिए शोर करके हमारे आवाज को दबाने की कोशिश वो लोग करते हैं। ये सारी बातें अब खुलकर मैदान में लोगों के बीच करना होगा। अगर झूठ का प्रचार लोगों के बीच में होता है तो सत्य का प्रचार भी लोगों के बीच में जाकर ही हमें करना होगा, और इसके लिए निर्भय बनने की जरूरत है। इसके लिए डरना बंद करना पड़ेगा, और सच्चाई बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। उनको झूठ बोलने के लिए इशारों की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए थोड़े थोड़े दिनों में कोई ना कोई उठकर एक नया झूठ अपने सामने रख देता है और लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है। हम बेवकूफ बनाने वाली राजनीति नहीं करते, हम ज्ञान बटोरने की राजनीति करते हैं। और फर्क